हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे देख के आइडिया लग ही गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर 2 सोल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑलमोस्ट एंडिंग में ही पहुंच गए। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। इसके बाद देखेंगे कि हम कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी होमोजेनस या डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व करी जाती है और ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हो। ठीक है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो इंडिपेंडेंट किस पे होगी, उसके नेचर और कॉम्पोजिशन पे। तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ एनी होमोजेनस और डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट टू द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के नेचर और कॉम्पोजिशन को छोड़ के उसके अमाउंट पे या उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये लिख दूं कि ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, कि सॉल्यूट की क्वांटिटी अफेक्ट करेगी या फिर सॉल्यूट का नेचर और कॉम्पोजिशन इसको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन सॉल्वेंट का नेचर और कॉम्पोजिशन तो इसको अफेक्ट कर सकता है। तो मैं इसमें ये लिख दूं स्पेशल पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट does not affect colligative properties, but nature of solvent can affect कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कि सोल्यूट का नेचर इनको अफेक्ट नहीं कर सकता, सोल्यूट की नेचर और कंपोजिशन इसको अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन सोलवेंट की तो कर सकती है। सोलवेंट की नेचर, उसका सोलवेंट की कंपोजिशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन और इनमें जो क्या स्पेशल रिगार्डिंग पॉइंट था वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जाना पहचाना सा लग रहा है, पहले पढ़ के आ चुके, जिसको हमने ये लिखा था RLVP लिखा था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन एलिवेशन। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये। और जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक कोलिगेटिव अपन ने पढ़ ली, क्या पढ़ी थी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने पढ़ा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में? यही लिख देती हूँ ताकि इसको दोबारा नहीं करनी पड़े। आप उस वीडियो को दोबारा देखिए जिसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर था, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक, कंसेप्ट उसके, और ये यहाँ इसमें भी कवर हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हमने रिलेटिव लोवरिंग देखा था, इसका रिजल्ट क्या आता था? ये इसको इक्वल रख देते थे मोल फ्रैक्शन के। ये आया था, चेक करिए, उसको देखिए, अच्छे से समझिए कि हमने ये कैसे सोल्व करा था। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट आपकी पहले ही क्लियर हो जाएगी। अब बची इसके बाद तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बारी बारी इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं, उनके भी एस्पेक्ट्स यूज करेंगे। हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इनके भी एस्पेक्ट्स हम यूज करेंगे, इनको भी स्टडी करेंगे।
अब देखते हैं एक एक करके सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अपन ने देख ली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो पहले भी कराई है। अब सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। अब देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, उसके लिए हमें भी कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, हम भी कुछ अजम्पशन लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब करा गया तो उन्होंने सर्टेन अजम्पशन अज्यूम करी होंगी, कुछ चीजें उन्होंने लेट करी होंगी, सपोज करी होंगी, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जो चीजें सपोज्ड थी, जो चीजें फिक्स थी, हम उनको तो रखेंगे फिक्स, बाकी के देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता रहे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती क्या है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन वही होगी दैट टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वो होती है। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ देखें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को, तो क्या आ जाएगी कि किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। दैट टेम्परेचर फॉर एनी लिक्विड जिसके लिए, जिस पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, वो उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो इस बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हम कैसे देखेंगे। हमने ले लिया ग्राफ, ग्राफ देखा हमने वेपर प्रेशर में, और इधर देख लिया हमने टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते थे। ठीक है, ये वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ आ जाएगा। टी बोल सकते हैं, कैपिटल टी बोल दो, टेम्परेचर बोल दो। तो एक्सिस होती है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन ने ये देख लिया, वाई के अकॉर्डिंग दूसरा कोऑर्डिनेट देख लिया। अब देखो होता क्या है, इनिशियली जब हम लेंगे तो हम तो एक प्योर सब्सटेंस लेंगे ना, हम तो प्योर ही लेने की कोशिश करते हैं। कि मान लो हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी बीकर में हमने डाला प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये प्योर सॉल्वेंट होगा। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए देखो हमने कल देखा था, प्योर सब्सटेंसेस के लिए वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मैं वो वेपर प्रेशर की पीक लाइन ड्रॉ करूं उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये पढ़ते आ रहे थे ना, जिसपे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आ जाए। तो ये अपनी एक्सिस वेपर प्रेशर की थी, मैंने यहाँ ऐसे ये ड्रॉ कर लिया कि ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां तक बॉइलिंग पॉइंट की रेंज जा सकती है, इधर तक हम उसको ले सकते हैं। अब देखो जब प्योर सॉल्वेंट रहेगा उसके लिए बॉइलिंग जो वेपर प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो मान लो हमने ये प्योर सॉल्वेंट लिया था, इसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या अप्लाई करेगा, वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। उस वेपर प्रेशर के लिए रेंज क्या आएगी, पीक क्या आएगी, वो मान लो यहाँ से शुरू हुआ जीरो पे, तो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, वैसे वैसे उसमें वेपर प्रेशर आना शुरू होगा। तो जीरो के बाद हमने करा कि इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाते हुए चलते हैं, ये बढ़ाते हुए जब चले, जैसे ये बढ़ाते हुए चले तो एक पॉइंट ऐसा आया जिस पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या आ गया, बराबर आ गया। इस सॉल्वेंट के लिए एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसपे इसके लिए वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गए। और ये डेफिनेशन तो हम बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ते आ रहे थे कि ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमने ये बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉ कर लिया, और ये प्योर सॉल्वेंट का था तो इसको लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को टी भी प्योर के लिए था तो उसके डिनोशन के लिए इसको टी नोट भी लिख देते हैं। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए आ गया अपना टी नोट बी। अब बात करते हैं, अगर मैं इस प्योर सॉल्वेंट में देखो सोल्यूट का करने वाला है अमाउंट अफेक्ट। जब भी किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए उसमें सोल्यूट का अमाउंट ऐड करेंगे तो वो सोल्यूट का अमाउंट अफेक्ट करेगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। किस सेंस में अफेक्ट करेगा, इस ग्राफिकल पीक से देखेंगे। तो हमने करा इसमें सोल्यूट ऐड, जैसे ही सोल्यूट ऐड करा तो इसके वेपर प्रेशर पे भी अफेक्ट डालेगा कि भैया पहले तो होता था प्योर सॉल्वेंट, अब इसके अंदर सोल्यूट ऐड करा तो इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इसके वेपर प्रेशर को कम करेगा। तो देखो जैसे ही वेपर प्रेशर कम होता है, इसको थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आड़ी तिरछी लाइन गई, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके लिए भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर आ जाएगा। एक पॉइंट इसमें टेम्परेचर का ऐसा भी आएगा, एक पॉइंट इसमें ऐसा आएगा जब इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर आ जाएंगे। और यही तो हम डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ते आ रहे थे जो हमने यहाँ यूज करी।
ठीक है। अब इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा जब हमने उसमें वो सोल्यूट ऐड करा तब। और बॉइलिंग पॉइंट को टी बी से लिख रहे थे तो अभी तो टी नोट भी लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्योर के लिए टी नोट भी लिख दिया था, तो ये इजीली क्लासिफाई हो जाएगा कि टी बी किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। तो ये तो थी अपनी प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये थी अपनी प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए थी, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए आई, सॉल्यूशन के लिए। दोनों ही टाइम पे दोनों ही सब्सटेंसेस के लिए क्या आ गया था, एक टेम्परेचर आ गया था जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को हमने अलग अलग ऐसे डिनोट करा दिया। अब मैं इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के अगर चेंज को ऑब्जर्व करूं, चेंज को अगर बात करूं, तो चेंज को किससे दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे, स्मॉल चेंज को। और किसका चेंज देख रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज देख रहे थे। तो अब देखो, चेंज अगर निकालना हो जनरली, जैसे अगर टेम्परेचर में अगर चेंज निकाले तो अपन क्या करते हैं, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस करते हैं, जिससे चेंज उसका आ जाता है ना, उसमें साइन वगैरह का कोई पंगा नहीं होता, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं टेम्परेचर पे। तो हमने क्या करना था, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस कर दी। अभी के लिए बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, टीबी के सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट आया था वो आगे आया था, ये बढ़ते हुए इसमें आया था, तो टीबी क्या हो गया, बड़ा, टी नोट भी क्या हो गया, छोटा। तो अगर हमें डेल्टा टीबी निकालना है तो मैं इसको यूं लिख दूं, टीबी माइनस टी नोट बी, ये लिख दिया, क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टी नोट बी। अब ये एक्सपेरिमेंटल भी देखा गया कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट था ना, जो ये चेंज आ रहा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था या अफेक्ट होता था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, तो एटलीस्ट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को तो शो कराएगा, इसको तो पूरा कराएगा सेटिस्फाई। और इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन क्या देखी थी, कि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, दैट मीन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ये। तो हमने लिख दिया कि ये डायरेक्टली रिलेट होगा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते थे, तो ये लिख दिया सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन टर्म हमने इस चैप्टर में खूब सारी पढ़ी, हमने मोलैरिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ी, फॉर्मेलिटी पढ़ी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ी थी। तो उनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म लेंगे, ये चीज थी फिक्स, ये एक्सपेरिमेंटल थी कि उन्होंने बोला कि डेल्टा टीबी में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, उनमें कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ली जाएगी, उनमें लेंगे मोलैलिटी। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ली जाएगी, मोलैलिटी की कंसंट्रेशन टर्म ली जाएगी। अच्छा, मोलैलिटी को किससे शो कराएंगे, स्मॉल एम से शो कराया जाता है, ये पढ़ चुके हम। मोलैलिटी को किससे दिखाएंगे, स्मॉल एम से दिखाएंगे। अब एक तो चीज ये कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ गया, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। बहुत इजी होता है प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को रिप्लेस करना। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, कैसे रिप्लेस कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे कर दिया, लेकिन ये के आगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे, इस चक्कर में मैंने के को क्या लिख दिया, इधर के भी लिख दिया। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या लिख दिया, के भी लिख दिया। ठीक है, ये आ गया अपना प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, पहले पढ़ा हुआ है। मोलैलिटी क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट। पर केजी ऑफ सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला भी रख दू इधर, क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट उसका लिख दिया ये W, मोलिकुलर वेट इसका लिख दिया MO। क्या लिख दिया इसका, मोलिकुलर वेट MO लिख दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते थे उसको, डिवाइड किससे करा जाता था, पर केजी वेट। पर केजी वेट में मैं इसको W और केजी से लिख देती हूँ। देखो, ये आ गया अपना डेल्टा टीबी के लिए रिलेशनशिप। और अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो भी इसको इजी है सब्स्टिट्यूट करना। ग्राम में इसको कैसे पुट कर देंगे हम, इसकी वैल्यू को KBW अपॉन, ये मास था उसका, मोलिकुलर मास, ये वेट था। ग्राम में ले दिया तो 1000 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। अगर अब आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू देके या इनमें से कोई और वैल्यू देके किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछ ले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, तो ये बहुत इजी है, ये आ जाएगी वैल्यू निकालना। हमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और दैट्स इट, वो आ जाएगा अपना। अब देखो, एक टर्म और रह गई अपनी, वो टर्म कौन सी रही अपनी, केबी। केबी क्या होता है, केबी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
केबी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये याद रहे कि केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जब भी हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ी जाती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड क्यों यूज करा है यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट, तो उसको क्या बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, ये आ गया अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब देखो, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था तो हमने उसमें देखी थी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब ऐसे ही हम इसमें पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम फ्रीजिंग पॉइंट की क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, डेफिनेशन वो पुरानी सही है बट उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 12th क्लास में हो गए तो डेफिनेशन थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बन जाती है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पे उसका लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर आ जाए। अच्छा, अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, हाँ सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, सॉलिड स्टेट का भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, वो कभी फिर बताएंगे कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कैसे होगा। अभी अपना टॉपिक है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी या इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो हमने देखो वही अपना ग्राफ ले लिया, एक एक्सिस पे लिखा वेपर प्रेशर और एक पे लिखा टेम्परेचर, ठीक है, एक पे वेपर प्रेशर लिखा और एक पे टेम्परेचर लिखा। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने सॉलिड के लिए, जो सॉलिड होता था उसके लिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि मेरा सॉलिड के लिए आ गया था ये, ठीक है, इधर लिख देती हूँ इस पे ऊपर कि ये आ गया तो सॉलिड के लिए। अब अपने जो सोल्यूशन आएंगे, अपने जो लिक्विड लेंगे, हम लिक्विड भी दोनों केस में लेंगे ना, एक बार तो प्योर सॉल्वेंट के लिए और एक बार लेंगे उसमें जब कोई सोल्यूट ऐड कर दिया जाए, ताकि सोल्यूट का भी तो इफेक्ट देखने को मिले कि भैया कम करेगा ज्यादा करेगा, वो इफेक्ट पता रहे, ठीक है। तो हमने सॉलिड का ले लिया कि इसी के केस में देख रहे हैं, इसी के चक्कर में सारी चीजें देख रहे हैं कि ये बराबर होएगा सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर के। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए जब हम वेपर प्रेशर की पीक ड्रॉ करते हैं तो वो वेपर प्रेशर की पीक आती है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आती है अपनी प्योर सॉल्वेंट के लिए। ज्यादा ही रहेगा ऑब्वियसली बात है, जीरो पे तो वो वेपर प्रेशर शो ही नहीं कराएगा, जैसे जैसे हमने प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वो वेपर शो कर रहा है, वेपर प्रेशर शो कर रहा है। तो हमने ये देख लिया प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसको पीएस लिख दो, ये क्या आ जाएगा प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब हम अपना कार्य करते हैं आगे, और उसमें क्या करना था, हमें उसमें सोल्यूट ऐड करना था, सोल्यूट का ही तो इफेक्ट देखना है, तो हमने उसमें सोल्यूट ऐड करा तो जो चेंज आता है। अच्छा, चेंज से पहले एक बार इसमें भी तो देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आता है, कहाँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जिस पॉइंट पे उनका वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जब बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते थे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते थे। तो ये आ गया अपना फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट को टीएफ से लिख दूं, प्योर सॉल्वेंट के लिए था तो इसको टीएफ नोट से लिख दिया, उसमें भी तो टीबी नोट से लिख रहे थे तो इसमें भी क्या लिख दिया, टीएफ नोट से लिख दिया। अब जैसे ही इसमें कोई प्योर सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूट ऐड करने के बाद वो वेपर प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसके थोड़ा सा नीचे से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आएगी कुछ इस तरीके से, आगे तो कर लो, वो आएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं सॉल्यूशन के लिए, ये आगे अपने सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट अपना किधर एग्जिस्ट करा, फ्रीजिंग पॉइंट अपना एग्जिस्ट करा सॉल्यूशन के केस में इधर, क्योंकि यही तो ये दोनों ग्राफ के एक दूसरे को ग्राफिकल लाइन कट कर रही है, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अच्छा, ये प्योर सॉल्यूशन के लिए था तो इसको खाली टीएफ लिख दे, इतने से ही इसका डिनोशन पता लग जाएगा, हो गया ये। अब जो ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है इसको क्या बोलते थे, डेल्टा टीएफ, इसको क्या बोलते थे, डेल्टा टीएफ।
डेल्टा टी भी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता था, डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम इस चेंज को शो कराएं डेल्टा टी एफ को, तो बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस करते थे। इसको पॉज करो, एक बार खुद से सोचो कि अब यहाँ बड़े वाली और छोटे वाली वैल्यू कौन सी है। अगर हम टी एफ नोट की बात करें, टी एफ नोट की अगर बात करी जाए तो ये बड़ी है, और अगर टी एफ की बात करी जाए तो ये है छोटी। तो हम बड़ी में से छोटी वाली माइनस करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, टी एफ नोट में से टी एफ को कर दिया माइनस। ठीक है, ये आ गया अपना चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के चेंज में डिफरेंस होता था, हम टीबी में से टीबी नोट माइनस करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, टीएफ नोट में से टीएफ माइनस कर रहे हैं, ये चेंज आता है इसमें। बाकी की अपनी चीज एज इट इज के ये जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और कंसंट्रेशन टर्म्स में भी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म लेंगे, मोलैलिटी ली जाएगी। तो क्या लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, अब मोलैलिटी की भी वैल्यू रख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा लेते हैं। वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के से तो हटाए थे, लेकिन के भी लिखा था। वो डिफरेंस किसी लिए लिखा ताकि यहाँ कंफ्यूजन अराइज नहीं हो। अब यहाँ पे क्या लिख दे, के एफ लिख दे कि फ्रीजिंग पॉइंट वाले में के एफ होता था, बॉइलिंग पॉइंट वाले में के भी होता था। ठीक है, ये आ गया अपना। अब मोलैलिटी की वैल्यू पुट करें। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता था, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, और ये होता था वेट इन केजी। ये आ गया अपना चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर ये वेट हमें ग्राम में दे रखा हो तो इसको भी तो लिखने में कोई बुराई नहीं। डेल्टा टी एफ कैसे लिख दिया जाएगा, के एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड आ जाएगा एम ओ से और डब्ल्यू केजी से। ये आ गई अपनी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सोल्यूट के मास पे डिपेंड करेगी, सोल्यूट के नेचर पे नहीं करती डिपेंड, सोल्यूट के मास पे डिपेंड करेगी। और यही तो होती थी अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आने के बाद एक बार इस के एफ को भी देख लेते हैं। वहां पे के बी को क्या बोलते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे के एफ है तो इसको क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के बी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड व्हाट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये भी नहीं देखा, एक बार तो सीधा के एफ और के बी दे देता है। तो ये चीज हो गई अपनी क्लियर। अच्छा, ये देख लिया हमने, के एफ देख लिया, के बी देख लिया, और इसको हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बोला, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीमेंट, कमी होना। और किस में कमी आई, फ्रीजिंग पॉइंट में। अभी देखा हमने कि जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड करा तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें क्या राइज हो गया, डिक्रीमेंट राइज हो गया। तो इसको क्या बोल दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया। तो ये तो आ गई अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये। ठीक है, अब एक बार के एफ और के बी की यूनिट देख लेते हैं कि के एफ और के बी की यूनिट क्या आएगी। अगर हम इन दोनों रिलेशनशिप्स को अगर ऑब्जर्व करें तो के एफ या के बी क्या आ जाएगा अपना, के बी या के एफ टेम्परेचर का चेंज, वो बॉइलिंग पॉइंट का आ जाए चाहे उसका आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट का आ जाए या फ्रीजिंग पॉइंट का आ जाए, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर देखते थे और उस डिवाइड में क्या करते थे, मोलैलिटी। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर की तो यूनिट क्या होगी, केल्विन, केल्विन में लिया जाएगा वो। और मोलैलिटी की क्या होती है, मोल पर केजी। तो मैं ये लिख दूं मोल पर केजी, ये लिख दी जाएगी केल्विन मोल पर केजी। ठीक है, ये आगे इसके यूनिट यहाँ लिख देती हूँ, ये होती है यूनिट्स ऑफ के बी एंड के एफ। के एफ और के बी की यूनिट हो गई, दोनों के लिए यूनिट आएगी सेम। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हम के एफ और के बी को कंपेयर करें तो के एफ की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है के बी की वैल्यू से। जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें टेबल में खूब सारे सॉल्यूशंस दिए हुए होंगे। उन सॉल्यूशंस के लिए के एफ और के बी दोनों की वैल्यू दी हुई होती है। जैसे वाटर के लिए अगर हम देखें तो वाटर के लिए के एफ की वैल्यू आती है 1.08, के बी की वैल्यू क्या आ जाती है 0.52। तो वो वैल्यू के एफ की क्या हुई, ऑटोमेटिकली बड़ी हुई। जैसे वाटर के लिए आ जाती है 1.08 और इसके लिए आती है 0.52।
इसके लिए क्या आएगी 0.52 फॉर वाटर, ये लिख दिया मैंने। वाटर जब प्योर स्टेट में हो, प्योर वाटर की अगर ली जाए तो उसके लिए KF KB की वैल्यू आएगी। ऐसे आप टेबल देखोगे, अच्छी खासी टेबल मिलेगी, उसमें देखना तो ये फिक्स है कि KF की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी KB की वैल्यू से। तो ये हो गई अपनी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब पढ़ते हैं लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ओस्मोटिक प्रेशर। देखो ये सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी हम वैसी ही चीजें देखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एक्सटेंट में। तो सबसे पहले तो ओस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको ये पता रहे, ये वर्ड आएगा इसमें अभी, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब जो परमिटिविटी दे, और मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से फ्लो करने की परमिशन दे, या सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही परमिट करे फ्लो करने के लिए, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों ही तरह की हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल की अगर हम बात करें, जैसे पिग्स ब्लैडर होता है तो ये नेचुरल मेम्ब्रेन का काम करता है। और अगर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की बात करें तो पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन होते हैं, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होते हैं क्यूपरिक सल्फेट के, तो ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होते हैं, इनको आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ऐसे ही हम SPM इसमें यूज करेंगे। तो देखो इसमें होगा क्या, इसमें SPM को कैसे कहाँ यूज करेंगे, हमने लिया कंटेनर, 2 कंटेनर ले लिए, चलो ये इस तरीके से ले लिया, कंटेनर ही ले लिया, एक कंटेनर ले लिया और इसमें यहां लगा दी मैंने SPM। SPM क्या होती थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते थे इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते थे, जो सिर्फ आधे ही पार्टिकल्स को अपने अंदर से फ्लो करने की परमिशन दे। अब सॉल्यूशन में तो आधे में तो दोनों ही चीजें आएंगी, सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो SPM क्या करेगी, ये समझदार है, सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है। जैसे हम अगर चाय वगैरह बनाते हैं तो लास्ट में उसको छानना पड़ता है ना, तो छानने में ऐसा थोड़ी है चाय और चाय पत्ती दोनों ही चीजें छन जाते हैं, उसमें कप में दोनों ही चीजें आ जाएंगी, एक ही आता है ना। तो वो भी उसके लिए, उस सोल्यूशन के लिए वो क्या हो गया, SPM हो गया, कि एक ही चीज को फ्लो करने की परमिशन दे रही है, कि वो सिर्फ वो लिक्विड को ही परमिशन देगी, टी को ही परमिशन देती है, टी लीव्स को नहीं देती। तो ऐसे ही SPM है। अब इसमें हमने क्या करा, इनमें हमने 2 सोल्यूशन भरे, 2 लिक्विड भरे। एक लिक्विड तो भरा हमने सॉल्वेंट का, ठीक है, ये लिक्विड भरा हमने सॉल्वेंट, और इधर हमने डाल लिया अपना कोई सोल्यूशन, इधर हमने कोई डाले। सॉल्यूशन में तो सोल्यूट के पार्टिकल भी रहेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी रहेंगे। हमने जो बबल से दिखाए इसको मान लिया हमने अपने सोल्यूट के पार्टिकल, तो इधर लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ऐसे भी देखें तो कोई बुराई नहीं, जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ तो है प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर किसका काम करेगा, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये जो रेड मार्कर से लिखा हुआ एग्जाम्पल लिखा है इसका, कि प्योर वाटर है, सोलवेंट का काम करेगा। अगर मैं सी वाटर ले लूं तो सी वाटर में देखो साल्ट भी होता है, NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है, और वाटर का अमाउंट भी रहता है। तो वो एक तरीके से क्या बन गया, सोल्यूशन होता है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल रहेंगे। तो अच्छा ठीक है। अब मैं अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो जो सॉल्वेंट वाला हिस्सा होता है, इधर क्या रहती है, लो कंसंट्रेशन, और इधर क्या रहेगी, हाई कंसंट्रेशन। अंडरस्टूड है ये चीज, कि जो सॉल्वेंट है वहां कंसंट्रेशन लो रहेगी, और जो सॉल्यूशन है वहां कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाई रहेगी। अब देखो ओस्मोसिस प्रोसेस जब होगी, अच्छा ये ओस्मोसिस पहले ही बोल दिया कि मैंने, देखो ओस्मोसिस का भी देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, ओस्मोसिस भी देखेंगे। ओस्मोसिस की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो ओस्मोसिस प्रोसेस क्या आएगी अपनी, ओस्मोसिस is the process in which flow of solvent molecule carried towards solution,
ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे उनका वो फ्लो करेंगे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ आधे ही पार्टिकल्स को अलाउ करेगी और आधे में भी किनको अलाउ करेगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करेगी। अपना सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। अब अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज की बात कर रहे हैं हम, अमाउंट की बात नहीं कर रहे। साइज क्या रहेगा इसका, ज्यादा। सॉल्वेंट का साइज क्या रहता है, कम रहता है। तो जिसका साइज कम होता है, जैसे टी लीव्स की हमने बात करी थी, तो जो टी थी जो लिक्विड फॉर्म में थी उनके पार्टिकल का साइज छोटा था तो वो छलनी में से आराम से निकल जा रहे थे। ऐसे ही इसमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें हैं तो सॉल्यूएंट का साइज जो पार्टिकल का साइज है वो कम है, तो एसपीएम क्या करेगी, फटाफट इनको अलाउ कर देगी अपने अंदर से पास होने के लिए। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से और सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। वैसे भी अगर नॉर्मल डेली उसमें देखा, डेली तो क्या, वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो ऑस्मोसिस जो होती है वो ऑपोजिट होगी ना डिफ्यूजन के। ऑस्मोसिस की प्रोसेस ऑपोजिट होती है डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, यही होता है। और ऑस्मोसिस का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू डिफ्यूजन बोल रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब अपने तीनों फिनोमिना, तीनों फंडे क्लियर हो गए। हमने एसपीएम का काम देखा, एसपीएम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है। तो देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही जा रहे हैं इसमें से, और तो कोई नहीं जा रहा, पहली चीज। दूसरी हमने देखी इसमें से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ऑपोजिट टू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के अपोजिट वाला काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये, कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये डेफिनेशन भी बता रहे। फिनोमिना समझ आ जाए, जब एक बार प्रोसेस समझ आ जाती है तो डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, अब देखो हम अगर रोके नहीं इनको, ये ऐसे नॉर्मली प्रोसेस चलती रहे तो अपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फटाफट फटाफट इधर हाई कंसंट्रेशन जोन में जाते चले जाएंगे, सॉल्यूशन में इकट्ठे होते चले जाएंगे। इधर कंसंट्रेशन ऑलरेडी लो थी, अब और क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो एक तरीके से नुकसान ही हो गया, लॉस होता जा रहा है। तो इस लॉस को कम करने के लिए, इस नुकसान को कम करने के लिए अगर मैं यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दूं, अगर यहाँ अप्लाई कर दिया जाए प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज वेरी नेचुरल कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन हमने यहाँ भी प्रेशर अप्लाई कर दिया, कोई पिस्टन लगा दी। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे। अब इधर कोई चीज इधर से इधर जा रही है, जैसे इधर प्रेशर अप्लाई करा शू, ये इधर आ जाएंगे, फटाफट क्या करने लग जाते हैं, इधर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो मूव नहीं करें अभी, लेकिन वो रुक तो जाएंगे, एटलीस्ट एक बार के लिए उनका फ्लो तो रुक जाएगा। तो हमने यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दिया और इस प्रेशर को हमने बोल दिया पाई। ठीक है, ये डिनोशन दे दी कि हमने यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दिया। इस प्रेशर जो अप्लाई हमने प्रेशर करा, इस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो देखना एक बार, डेफिनेशन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर at which process of osmosis stops लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा टेम्परेचर या वो टेम्परेचर जिसपे ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और अभी के लिए इसको किससे डिनोट करते थे, पाई से। तो देखो गलत तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसे कि वियर्ड तो कुछ चीज हुई नहीं। हमने प्रेशर अप्लाई करा, मैंने अभी बताया था कि प्रेशर अप्लाई करा जिसकी वजह से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल थे वो इधर मूव करना बंद कर गए। जब मूव कर रहे थे तो ऑस्मोसिस बोल दिया, मूव करना बंद कर गए तो इसका मतलब ऑस्मोसिस क्या हो गई, बंद हो गई। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो हमने वो प्रेशर को पाई से डिनोट करा दिया। अब एक्सपेरिमेंट्स करे गए और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था टेम्परेचर के। टी क्या है अपना, टेम्परेचर, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या देखा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन के भी बराबर डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे। सी क्या है यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो प्रेशर था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मोलर कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल था। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को बराबर रखने में कोई बुरी बात नहीं, तो हमने रख दिया राइट हैंड साइड बराबर, ये CT कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हम हमेशा से हटाते आए हैं, तो यहाँ भी हटा देंगे। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाया R से, जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के निशान को R से हटा दिया, गैस कांस्टेंट से हटा दिया। अब देखो, अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करूं तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, इधर देखो आपको अलग से बता देती हूँ। मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन की गिवन वॉल्यूम में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही तो मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो मैं ये लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही तो होता है अपना ये मोलर कंसंट्रेशन। इसको कैसे लिख दे, C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को N लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कैपिटल V लिख दिया, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं C मोलर कंसंट्रेशन में, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन गई पाई इज इक्वल्स टू, C क्या होता था, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन अभी तो करा N/V होता है, देखो ये इधर करा, ये वैल्यू पुट करी, तो ये क्या आ गया, R और T, ये बच गया। इक्वेशन क्या आ गई, पाई इज इक्वल्स टू nRT/V। थोड़ा सा इसको फ्रेंडली बनाते हैं इस इक्वेशन को, देखो जानी पहचानी सी चीजें लगेंगी। ये जो V होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है, इसको इधर के लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई में आ गया, ये क्या आ गया, पाई V इज इक्वल्स टू nRT। देखो ये इक्वेशन हम ऐसे गैस इक्वेशन नहीं पढ़ते थे, PV इज इक्वल्स टू nRT, उसके जैसी नहीं लग रही है, उसकी जैसी क्या, वही लग रही है, बस हमने प्रेशर जो होता था वहां P लिखते थे, इधर क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन। अब देखो, बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये चलो ठीक है, तुमने ऑस्मोसिस बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, SPM बताया, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन ये कहाँ बताया कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कैसे पता चला कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी देखते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उससे पहले आप एक बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन रिवाइज करो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी कि ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो प्रॉपर्टी होती है जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, ठीक है, सोल्यूट के नेचर और कॉम्पोजिशन पे डिपेंड ना करके उनके अमाउंट पे डिपेंड करे। तो देखो इधर है ये पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर आ रहा है N के, और ये N क्या है यहाँ पे, ये N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, सोल्यूट के सेम ही तो चीज रहेगी। तो देखो यहाँ से प्रूव हो गया कि अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, इसीलिए इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। देखो अभी तक की चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर सिनेरियो रहे। हमने स्टार्टिंग में देखा था SPM क्या होती है, क्योंकि ये चीज अभी इस्तेमाल होने वाली थी, इसलिए बताया आप लोगों को। तो SPM में हमने देखा कि उसके डेफिनेशन और किन किन तरह के SPM होते हैं, दो तरह की, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे पिग्स ब्लैडर होता है, आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल होती है अपनी सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन होती है ना, ये सब क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। पार्चमेंट पेपर होता है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है। और फिर देखा हमने ऑस्मोसिस की, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एटलीस्ट ऑस्मोसिस तो पता लगे क्या होती है। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखी थी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल SPM के थ्रू जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको ऑस्मोसिस बोलते थे। और भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम आए तो ऑपोजिट टू डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन सबको याद है, डिफ्यूजन सबको पता होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट, ये ऑस्मोसिस हो गया। अब है मेन मुद्दे की बात, ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जिसको अप्लाई करने पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे। ये अपना रिलेशनशिप आ गया। अब देखो एक वर्ड और पढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO सिस्टम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस घरों में जो पढ़ते हैं ना RO सिस्टम, ये वही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। तो देखो एक कंडीशन होती है यहाँ पे, अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा कर दो, अपना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो तुमने अभी रोक दी थी,
जब तुमने इस पे पाई अप्लाई करा ऑस्मोटिक प्रेशर, अब तुम इस पे और प्रेशर अप्लाई करोगे, इधर और प्रेशर अगर डालो तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ चुके थे वो भी तो मूव करना शुरू कर देंगे। अब किसी पे प्रेशर डालोगे तो भैया वो चलेगा, वो फ्लो करेगा। तो अब तुमने सॉल्वेंट इधर जो सॉल्यूशन था उस पे प्रेशर डाला, जैसे इस पे प्रेशर डाला तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो आ चुके थे पहले वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे इधर से, ठीक है। तो वो मूव करना शुरू कर दे, वो फ्लो करना शुरू कर दे, उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो प्रोसेस जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से फ्लो करना स्टार्ट कर दे, कंडीशन क्या आ जाएगी, जब ऑस्मोटिक प्रेशर को P से बढ़ा दिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा दिया जाए, देन solvent start flowing, then solvent start flowing from the solution, then this process is known as, the solvent will start आ जाएगा इधर, solvent will start flowing from the solution। जो solvent के molecule इधर आ गए थे वो भी flow करना शुरू कर देंगे। ऑस्मोसिस में देख रहे थे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे सॉल्वेंट का फ्लो, इसका ऑपोजिट कर दो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का रिवर्स। ये हो गई अपनी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक है वंस ऑफ फैक्टर एंड एजियोट्रोप्स, वो बस पता रहे, फिर आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट। अभी हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो अब उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब उससे अटैच्ड ही है कि उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशंस को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरे होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। देखो आइसोटोनिक अगर वर्ड को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करें तो इस आइसो का मतलब क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इस आइसो को क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे। और बात किस कंसंट्रेशन या बात किस टर्म की हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर की हो रही है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहे या इक्वल रहे उनको क्या बोला जाता है, isotonic solution। Those solutions which have same osmotic pressure are known as isotonic solution। हमने फॉर एग्जांपल 2 सॉल्यूशन ले लिए, एक तो ले लिया सॉल्यूशन A टाइप का, एक सॉल्यूशन ले लिया B टाइप का। तो A सॉल्यूशन के लिए बजाय फिर अपना जो पहले वाला सॉल्यूशन था उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था π1, दूसरे के लिए क्या आ गया π2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि π1 जब π2 के बराबर हो जाए तो वो सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेंगे। अब दूसरे टाइप के सॉल्यूशन की बात देखते हैं हाइपर सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखो हाइपर सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किनको बोलेंगे, जब वो इक्वल हो तो आइसोटोनिक, जब इक्वल ना हो तब हाइपर और हाइपो की बात आएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहे दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उनको बोला जाता है हाइपरटोनिक। एक का ज्यादा है तो एक का क्या रहेगा, डेफिनेटली कम रहेगा। तो जिसका ज्यादा है उसके रेफरेंस में तो बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसका कम है उसके रेफरेंस में बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने वही 2 सॉल्यूशन लिए जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर π1 और π2 आ रहा था। तो अगर हम लिखें π1 इज लेस देन π2 तो इसका मतलब π2 क्या है, बड़ा है। π2 तो हो जाएगा अपना हाइपरटोनिक, π1 क्या आ जाएगा, हाइपोटोनिक। अगर मैं लिखूं π1 इज ग्रेटर देन π2 तो π1 क्या आ गया, हाइपरटोनिक, π2 क्या आ गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 सॉल्यूशन क्लियर हो गए। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हम सॉल्यूशंस को इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, तो मैंने इनको कुछ प्रॉपर्टी के टाइप में लिख दिया, मतलब ये इन्हीं के पॉइंट्स होते हैं। एजियोट्रोप्स के टाइप में पॉइंट आएंगे, हम एक एक पॉइंट को अच्छे से करते चलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से करते क्लियर करते चलेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अपना दैट एजियोट्रोप्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस। पहले दिन पहली
क्लास पहला लेक्चर अपना इस चैप्टर का, उसमें मैंने ये बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें दो ही फेज हो उनको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब दो ही कंपोनेंट्स हो, सॉरी दो ही कंपोनेंट्स हो उनको बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम एजियोट्रॉप्स में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं, दैट एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस, जिनमें एक ही सॉल्यूट मिलेगा और एक ही सॉल्वेंट मिलेगा, उनको बाइनरी सॉल्यूशंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, देल फॉर्म फिक्स कॉम्पोजिशन। जब वो बाइनरी कंपोनेंट्स या दो कंपोनेंट्स मिलेंगे तो वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन बनाएंगे। फिक्स तो कॉम्पोजिशन बनेगी, तुमको पता है वन तो एक ही तो सोल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, जो वो मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, फिक्स कॉम्पोजिशन बनाएंगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, उसमें क्या बोलते हैं, दैट दीज आर बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी डिस्टिल्ड फ्रैक्शनली। हम जब भी इनको बॉईल करने की बात करें तो इनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करा जाता है, और जब ये बॉईल हो जाए या एक फिक्स कॉम्पोजिशन बना दे तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनमें पॉसिबल होती ही नहीं है। अगर वो अप्लाई करने की कोशिश करें या वो हम कैरिड आउट करने की कोशिश करें तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल होती ही नहीं है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है अपना, देयर मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। जब भी इनके मोल फ्रैक्शन की बात करें इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज तो इनके मोल फ्रैक्शन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन आ गए इसके x और LiQ लिख दिया मैंने, और अगर मैं बोलूं वेपर फेज तो इसके वेपर फेज के लिख दूं ये VEP, ये वेपर फेज के मॉलिक्यूल आ गए। तो अगर ये दोनों बराबर है इनके मोल फ्रैक्शन तो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, एजियोट्रॉप्स होती है, एजियोट्रॉप्स फॉर्म करेंगे। ये हो गई अपनी कुछ एक बेसिक टर्म्स जो इनके साथ आती थी, जैसे एजियोट्रॉप्स और हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इजी होती है, जस्ट वन रीडिंग, एक रीडिंग इनफ है इनके लिए, आपको बहुत अच्छे से